चलिए दोस्तों, इसके पहले हमने पढ़ा हुआ था, है ना, पिछला वीडियो किसी कारणवश इनकम्प्लीट हो गया था, है ना, उसे हम कंप्लीट करते हैं, है ना। तो देखिए, हमने असंजक बल तक पढ़ा हुआ था। असंजक ससंजक, एक ही पदार्थ के अणुओं के मध्य कार्य करने वाले बल को हम कहते हैं ससंजक बल, जबकि भिन्न भिन्न पदार्थों के अणुओं के मध्य कार्य करने वाले बल को हम क्या जानते थे? असंजक बल। हमने पढ़ा था ना, जैसे पारा कभी कांच से, है ना, चिपक नहीं सकता, और बहुत सारी जानकारी मैंने पिछले वीडियो में बताई थी, जिसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, क्योंकि वो वीडियो ये वीडियो एकदम सेम है। केवल किसी कारणवश जो है वीडियो वो रुक गया था, वो अपलोड होने में समस्या आ रही थी, जिसकी वजह से, है ना, फिर से बनाना पड़ रहा आप लोगों के लिए, है ना, ताकि आपका कोई भी पॉइंट छूटे ना। और अगर अभी भी आप चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कीजिए, क्योंकि आपके सपोर्ट की हमें बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। तो बढ़ते हैं दोस्तों आगे, वीडियो में आगे बढ़ते हैं। उष्मा किसे कहते हैं? अगला पॉइंट है आपका, उष्मा किसे कहते हैं। तो उष्मा किसे कहते हैं? तो कोई वस्तु, है ना, किसी पदार्थ की गर्माहट, कोई वह ऊर्जा जो किसी वस्तु के गर्माहट का हमें एहसास कराए, हमें बोध कराए, उसे हम कहते हैं उष्मा, है ना। वह उष्मा या वह ऊर्जा जो किसी वस्तु की गर्माहट का हमें एहसास करवाती है, बोध करवाती है, उसे कहते हैं हम क्या? उसे कहते हैं हम उष्मा, जिसका मात्रक क्या होता है? किलो कैलोरी या फिर कैलोरी होता है। किलो कैलोरी या फिर कैलोरी उष्मा का मात्रक होता है। अगला पॉइंट समझेंगे, ताप, है ना। किसी वस्तु की गर्माहट को, कोई वस्तु कितना, जैसे आप कहते हैं ना पानी बहुत ज़्यादा गर्म है तो थर्मामीटर लगा के माप लेते हैं इतना डिग्री, तो कैसे वो डिग्री क्या बता रहा है? तो किसी वस्तु की गर्माहट को बता रहा है। तो किसी वस्तु की गर्माहट को क्या बोलते हैं? ताप बोलते हैं। किसी वस्तु की गर्माहट को हम क्या बोलते हैं? ताप बोलते हैं। अब ताप को मापा किससे जाता है? तो एक इकाई है थर्मामीटर। ताप को मापने की सबसे व्यापक इकाई क्या है? वो है थर्मामीटर। कितनी विधियां, कितने तरीके से मापी जाती हैं? तो वो 3 तरीके से मापी जाती हैं। पहली जो 2 विधियां हैं वो आप बचपन से पढ़ते चले आ रहे हैं, जिसकी, है ना, जैसे 3 विधियां नाम समझ लेते हैं पहले, सेल्सियस और फ़ारेनहाइट आप बार बार सुनते चले आते हैं। जबकि तीसरा जो आपके लिए नया होने वाला है वो है र्यूमर। वो क्या है? डिग्री र्यूमर। क्या होता है डिग्री र्यूमर? क्या होता है डिग्री सेल्सियस? क्या होता है फ़ारेनहाइट? समझते हैं दोस्तों, है ना। तो देखिए, जो सेल्सियस की खोज किसने किया था? सेल्सियस ने ही किया था। सेल्सियस नामक वैज्ञानिक ने सेल्सियस की खोज की थी सन 1707 ईस्वी में किया था। जबकि फ़ारेनहाइट की खोज किसने किया था? तो फ़ारेनहाइट नामक वैज्ञानिक ने किया था सन 1717 ईस्वी में किया था। जबकि र्यूमर की खोज किसने किया था? र्यूमर नामक वैज्ञानिक ने किया था सन 1730 ईस्वी में किया था। जितने भी खोज किए गए हैं जो मापन की, वो वैज्ञानिकों के नाम पे ही रखे गए हैं। तो कभी अगर बहुविकल्पीय प्रश्न ये दे दे कि डिग्री सेल्सियस की खोज किसने की थी, किया था, तो अगर कहीं सेल्सियस दिखता है तो बेझिझक आप सेल्सियस में मारेंगे। फ़ारेनहाइट का पूछ रहा है तो ऑप्शन में कहीं फ़ारेनहाइट है तो फ़ारेनहाइट, र्यूमर पूछ रहा है तो कहीं अगर आपको ऑप्शन में र्यूमर दिख रहा है तो र्यूमर पे आप क्लिक करने वाले हैं। दोस्तों बेहद ही महत्वपूर्ण है ये वीडियो, क्योंकि इसमें हम पूरा का पूरा फिजिक्स कंप्लीट आज आपकी हो जाएगी। इसके जस्ट बाद हम जीव विज्ञान यानी कि बायोलॉजी कंप्लीट करेंगे। इसके जस्ट बाद केमिस्ट्री। इसके बाद हम पूरी तरीके से जुट जाएंगे हिंदी ग्रामर पे, क्योंकि इससे बहुत सारे प्रश्न आते हैं। हालांकि सभी मैं आपको इम्पोर्टेंट पढ़ा ही रहा हूँ, लेकिन जो उसमें सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है वो आपका हिंदी ग्रामर है, जो हम लगातार एक चैप्टर वाइज पढ़ते चले जाएंगे। एक एक पार्ट को पढ़ेंगे, फिर उसका बहुविकल्पीय प्रश्न हल करेंगे, है ना, उसका मॉडल पेपर हल करेंगे, तब जाके हम आगे बढ़ेंगे एकदम जोरदार तरीके से, ठीक है। बाकी आप चैनल से जुड़े रहिएगा, प्यार बनाए रखिएगा। तो खोज किसने किया था? सेल्सियस की खोज किसने किया था? सेल्सियस ने किया था 1707 में, है ना। फ़ारेनहाइट की खोज किसने किया था? फ़ारेनहाइट ने किया था 1717 में। र्यूमर की खोज किसने किया था? र्यूमर ने किया था 1730 में। खासियत समझिए,
जब बर्फ का हिमांक देखा जाएगा 0 डिग्री सेल्सियस, अगर उसी को फ़ारेनहाइट में देखा जाएगा तो 32 डिग्री फ़ारेनहाइट, अगर र्यूमर में देखा जाएगा तो 0 डिग्री र्यूमर। अगर वही क्वथनांक देख लिया जाए तो क्वथनांक कितना होता है, वाष्पन। क्वथनांक किसे कहते हैं, गलनांक किसे कहते हैं, ये आप जानते हैं, है ना। किसी ठोस का द्रव में बदलने की क्रिया क्या कहलाती है, उस वस्तु का गलनांक, क्योंकि अलग अलग वस्तु का गलनांक अलग अलग होता है। क्वथनांक की बात करें तो किसी द्रव का गैस में बदलने की प्रक्रिया, प्रोसेस क्या कहलाता है, क्वथनांक कहलाता है। बढ़ते हैं आगे वीडियो में, है ना। र्यूमर, अब देखिए तो जब किसी चीज को सेल्सियस में मापेंगे, जल का बर्फ का हिमांक कितना होता है, 1 नंबर का प्रश्न 0 डिग्री सेल्सियस, फ़ारेनहाइट में पूछेगा तो 32 डिग्री फ़ारेनहाइट, र्यूमर में पूछेगा तो 0 डिग्री र्यूमर, है ना। अब पूछ दे क्वथनांक कितना होगा, जल का क्वथनांक कितना होगा डिग्री सेल्सियस में, तो 100 डिग्री सेल्सियस। पूछ दिया फ़ारेनहाइट में तो 212 डिग्री फ़ारेनहाइट। अगर पूछ देता है, बाय द वे पूछ देता है र्यूमर में कितना होगा, तो 80 डिग्री र्यूमर। याद हो गया, बहुत अच्छा। आगे बढ़ते हैं वीडियो में। विशिष्ट ऊष्मा किसे कहते हैं, विशिष्ट ऊष्मा इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट। ना केवल आप बीएड एंट्रेंस एग्जाम में अगर आप कक्षा 12 के स्टूडेंट हैं तो भी आपके लिए ये मायने रखने वाला है ना। देखिए क्या होता है विशिष्ट ऊष्मा, तो किसी 1 किलोग्राम द्रव्यमान की वस्तु को, है ना, मान लेते हैं कोई 1 किलोग्राम द्रव्यमान की वस्तु है, उसके तापमान में 1 डिग्री सेल्सियस की बढ़ोतरी करना है। मान लेते हैं कोई वस्तु है 25 डिग्री सेल्सियस गर्म है, तो उसे 26 डिग्री सेल्सियस गर्म करने के लिए जितनी ऊष्मा आपको देनी पड़े उसे उस वस्तु की क्या बोलते हैं, विशिष्ट ऊष्मा बोलते हैं। मात्रक की बात अगर हम कर ले तो जूल प्रति किग्रा डिग्री सेल्सियस होता है, ये याद रखेंगे। विशिष्ट ऊष्मा का मात्रक क्या होता है, तो जूल प्रति किग्रा डिग्री सेल्सियस होता है। आगे पूछ देता है कभी कभार जल की विशिष्ट ऊष्मा कितनी होती है, तो 4180, 4180। अब 80 के बाद क्या लगाना है, तो विशिष्ट ऊष्मा पूछ रहा है, तो लास्ट में क्या लगाया जाता है, अगर आप फिजिक्स के स्टूडेंट हैं तो आप जानेंगे लास्ट में उसका मात्रक लगाया जाता है। तो विशिष्ट ऊष्मा का मात्रक क्या होता है, जूल प्रति किग्रा डिग्री सेल्सियस। तो जल की विशिष्ट ऊष्मा क्या होगी, तो जल की विशिष्ट ऊष्मा होगी 4180 जूल प्रति किग्रा डिग्री सेल्सियस। आगे बढ़ते हैं वीडियो में, प्रकाश के बारे में कुछ जानेंगे, लाइट के बारे में कुछ जानेंगे। तो प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा होती है, प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है जिसकी उपस्थिति में हम किसी वस्तु को देख पाते हैं। प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है जिसकी उपस्थिति में आप मुझे देख रहे हो, किसकी वजह से, लाइट की वजह से, है ना। तो प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है जिसकी उपस्थिति में हम किसी वस्तु को देख सकते हैं, लेकिन प्रकाश स्वतः दिखाई नहीं देता, केवल हम उसे महसूस कर सकते हैं। प्रकाश की कुछ घटनाएं हैं। पहला, प्रकाश का परावर्तन, प्रकाश का परावर्तन, और दूसरा है, तो पहला समझ लीजिए, इसके बाद फिर दूसरा समझिएगा। क्या है प्रकाश का परावर्तन, तो समझिए। तो प्रकाश की किरण जब किसी चमकदार तल से टकराती है, समझिएगा, ये प्रकाश की किरण आ रही है, ये कोई चमकदार तल है, तो प्रकाश की किरण जब किसी चमकदार तल से टकराती है तो वो पुनः उसी माध्यम में क्या हो जाती है, वापस लौट आती है। ये आपका मान लेते हैं एक माध्यम कांच से टकरा रही है, और दूसरा माध्यम क्या है, वायु, है ना। प्रकाश जब किसी चमकदार तल से टकराती है तो पुनः उसी माध्यम में क्या हो जाती है, वापस लौट जाने की परिघटना को क्या बोलते हैं, प्रकाश का परावर्तन बोलते हैं। प्रकाश की किरण जब किसी चमकदार तल से, धरातल से टकराती है तो वो किरण पुनः उसी माध्यम में वापस लौट जाती है। इस परिघटना को क्या कहते हैं, प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। अब पूछ देता है परावर्तन के नियम।
परावर्तन के नियम, इसको विस्तार से पढ़ाया गया है। मैं सारे लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वहां से जाके कॉपी कर लेंगे। तो अब समझिए क्या होता है परावर्तन का नियम। तो याद रखेंगे आपतित को, है ना, आपतित किरण और परावर्तित किरण। तो ये आपतन कोण, है ना, और ये परावर्तन कोण। देखिए आपतन का मतलब किरण जब आती है तो ये जो चमकदार जो तल है इससे कितना कोण बनाती है, और जब टकरा के वापस जाती है तो इसे क्या बोलते हैं ना, तो कितना कोण बनाती है। तो आपतन कोण I और परावर्तन कोण R, है ना। आपतन कोण, आपतन पहला पॉइंट, आपतन कोण I और परावर्तन कोण R एक दूसरे के क्या होते हैं, बराबर होते हैं। आपतन कोण I और परावर्तन कोण R एक दूसरे के क्या होते हैं, बराबर होते हैं। जबकि आपतन बिंदु, है ना, आपतन बिंदु का मतलब ये किरण आके जहाँ टकरा रही है वहीं से, और ये बीच में अभिलंब, है ना। आपतन कोण परावर्तन कोण दोनों एक दूसरे के बराबर, जबकि आपतित किरण, परावर्तित किरण और अभिलंब तीनों एक ही तल में होते हैं। ये है आपका परावर्तन का नियम, मतलब तीनों क्या होते हैं, तीनों एक ही तल में होते हैं, एक ही तल में होते हैं। कहाँ, कौन तीनों, तो आपतित किरण, परावर्तित किरण और अभिलंब तीनों एक ही जगह पर पाए जाते हैं। ये क्या है आपका, ये है आपका परावर्तन का नियम कि आपतन कोण I, परावर्तन कोण R, है ना, आपतन कोण I, परावर्तन कोण R दोनों बराबर होते हैं। आपतित किरण, परावर्तित किरण और अभिलंब तीनों एक ही तल में पाए जाते हैं। अब प्रकाश की दूसरी घटना के बारे में पढ़ेंगे, अपवर्तन। ये थोड़ा सा, है ना, समझने की बात है, याद रखेंगे ये क्या है। तो देखिए प्रकाश की किरण जब किसी, है ना, प्रकाश की परावर्तन, देखिए इस एग्जाम्पल समझा देता हूँ तो फिर आप समझ जाएंगे। जो देखते हैं ना, पेंसिल क्यों टेढ़ी दिखाई देती है, पेंसिल का टेढ़ा दिखाई देना किसका एग्जाम्पल है, ये पूछा हुआ प्रश्न है कि पानी में जब आप पेंसिल डालते हैं तो आपको वो टेढ़ी दिखाई क्यों देती है। तो वो किसकी वजह से, वो प्रकाश के अपवर्तन की वजह से। क्या होता है प्रकाश का अपवर्तन, वो हम समझ लेते हैं, ठीक है। जब क्या होता है कि जब प्रकाश की किरण किसी सरल माध्यम से किसी विरल माध्यम में, है ना, सरल माध्यम से यानी कि सघन माध्यम में जाती है ना, तो वायु क्या है, ये क्या है, एक सरल माध्यम है, और यहाँ से पानी में जा रही है तो वो सघन माध्यम है ना, वो क्या है, सघन माध्यम है। तो प्रकाश की किरण जब किसी सरल माध्यम से सघन माध्यम में प्रवेश करती है तो वो अपने मार्ग से विचलित हो जाती है। इस परिघटना को प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे अगर समझना चाहते हैं तो पेंसिल का टेढ़ा दिखाई देना या पानी में रखे हुए सिक्के का उभरा हुआ या उठा हुआ, पानी में आप सिक्का डाल देते तो वो लगता है ना कि उठा हुआ है, उसका क्या कारण है, क्योंकि जब हम उसे देखते हैं तो प्रकाश की किरण ये, है ना, सरल माध्यम, बाहर वायु जो हो ये सरल माध्यम है, यहाँ से जब वो पानी में जाती है तो वो अपने मार्ग से विचलित हो जाती है, जिसका कारण क्या होता है कि आपको पेंसिल टेढ़ी दिखाई देती है और फिर क्या होता है, सिक्का उभरा हुआ दिखाई देता है। तो ये था प्रकाश का अपवर्तन और परावर्तन। अगला पॉइंट समझते हैं, है ना। अगला पॉइंट आपका क्या है, प्रकाश का परावर्तन अपवर्तन हो गया। अब हम शुरू करते हैं गोलीय दर्पण। सबसे पहले इसे मिटा दूं, लेकिन अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप सब्सक्राइब कर लें। आप अगर स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए, तब तक मैं वेट कर लेता हूँ। चलिए आगे बढ़ते हैं वीडियो में। अगला पॉइंट है आपका गोलीय दर्पण, है ना। दर्पण से भी प्रश्न आते हैं, क्या होता है गोलीय दर्पण, किसे कहते हैं गोलीय दर्पण। तो याद रखिए किसे कहते हैं, शुरू करते हैं। गोलीय दर्पण किसे कहते हैं, किसी खोखले गोले का वह भाग
किसी खोखले गोले का वह भाग जिसका एक भाग क्या होता है, पॉलिश किया हुआ होता है, जिसका एक भाग कलई किया हुआ होता है, उसे हम कहते हैं गोलीय दर्पण। इसके भाग की बात करें तो ये दो प्रकार का, एक होता है अवतल और दूसरा होता है उत्तल। अब इससे प्रश्न पूछे जाते हैं, है ना, इससे प्रश्न पूछे जाते हैं। अवतल क्या होता है, उत्तल क्या होता है ना, प्रयोग कहाँ करते हैं, तो अवतल का प्रयोग कहाँ करते हैं, उत्तल का प्रयोग कहाँ करते हैं। ज़्यादातर जगहों पर आप देखते हैं अवतल का ही प्रयोग किया जाता है। जैसे मैं समझा ही देता हूँ, गोलीय दर्पण किसे कहते हैं, तो किसी खोखले गोले का वह भाग जिसका एक भाग क्या होता है, कलई किया हुआ होता है, जबकि एक परावर्तक का कार्य करता है, उसे गोलीय दर्पण बोलते हैं। इसके दो प्रकार होते हैं, एक होता है अवतल, दूसरा होता है उत्तल। एग्जाम्पल, यहाँ से प्रश्न पूछेगा कि दाढ़ी बनाने के लिए कौन से दर्पण का प्रयोग करते हैं, तो अवतल। दाढ़ी बनाने में जो बस वगैरह जो होती हैं, उनमें जो पीछे का परावर्तक प्रकाश को परावर्तित करने के लिए किसका इस्तेमाल करते हैं, अवतल दर्पण का करते हैं। आप देखते हैं डॉक्टर जो आँख कान नाक गला के होते हैं, वो किसका इस्तेमाल करते हैं, वो भी अवतल दर्पण का इस्तेमाल करते हैं। जबकि पीछे का प्रतिबिंब देखने के लिए हम किसका, जो बस ट्रक वगैरह होते, पीछे का जो दृश्य देखने के लिए किस दर्पण का प्रयोग करते हैं, तो वो किसका करते हैं, उत्तल दर्पण का। बस इतना ही है आपके सिलेबस में बीएड एंट्रेंस के एग्ज़ाम में, है ना। आगे बढ़ेंगे, कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट हैं वो हम समझ लेते हैं, एक एक पॉइंट, ठीक है। दिया क्या है, देखिए आप नोट कर लीजिएगा इसे, कि समतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब दर्पण से उतनी दूरी पर होगा जितनी दूरी पर वस्तु बना है। मतलब मान लेते हैं ये दर्पण है, कोई वस्तु, प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, जितनी दूरी पर, ये मान लेते हैं ये वस्तु यहाँ से 5 मीटर दूर है, तो प्रतिबिंब भी कितने दूरी पर बनेगा, 5 मीटर पर बनेगा। ये समतल दर्पण की खासियत है। मतलब जितनी दूरी पर वस्तु होगी उतनी दूरी पर क्या बनेगा, प्रतिबिंब बनने वाला है ना। और समतल दर्पण द्वारा जितनी बड़ी वस्तु होती है, मान लेते हैं इस वस्तु की लंबाई 1 मीटर, तो जो प्रतिबिंब बनेगा वो भी कितने का बनेगा, 1 मीटर का बनेगा, ठीक है। ये समतल दर्पण की कुछ खासियत हम समझ रहे हैं। अगला पॉइंट क्या दिया है कि वस्तु का प्रतिबिंब को मिलाने वाली रेखा समतल दर्पण पर क्या होगी, लंब होगी, है ना। चलिए अब अगला पॉइंट समझते हैं, गोलीय लेंस। गोलीय लेंस क्या होता है, गोलीय लेंस। गोलीय दर्पण हमने समझ लिया, अवतल दर्पण समझ लिया, उत्तल दर्पण समझ लिया, है ना। तो गोलीय लेंस क्या होता है, चलिए। लेंस एक क्या होता है, गोलीय लेंस एक समांग पारदर्शी माध्यम होता है। गोलीय लेंस एक समांग पारदर्शी माध्यम होता है। इसके भी दो प्रकार होते हैं, एक होता है उत्तल लेंस, एक होता है अवतल, है ना। अवतल लेंस और दूसरा उत्तल लेंस, ये आप बचपन से पढ़ते चले आ रहे हैं। अवतल लेंस की पहचान क्या होती है, वह लेंस, है ना, वह लेंस जो जो किनारे पर मोटा तथा बीच में पतला होता है, उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम कहते हैं वह लेंस जो किनारे पर क्या होता है, पतला, जो किनारे पर मोटा और बीच में पतला होता है, उसे क्या बोलते हैं, उसे बोलते हैं अवतल लेंस। इसे एक और नाम से जानते हैं, वो होता है अपसारी लेंस। क्यों कहते हैं अपसारी, क्योंकि ये क्या काम करता है, किरणों को फैलाने का काम करता है। जबकि उत्तल लेंस की बात करें, वह लेंस जो किनारे पर पतला और बीच में क्या होता है, मोटा होता है, उसे उत्तल लेंस कहते हैं। इसे दूसरे नाम से हम जानते हैं, वो है आपका अभिसारी लेंस। क्यों कहते हैं इसे अभिसारी लेंस, क्योंकि ये किरणों को एक जगह बटोरने का काम करता है, इकट्ठा करने का काम करता है, उसे हम कहते हैं उत्तल लेंस, ठीक है। अगला पॉइंट बेहद ही महत्वपूर्ण होने वाला है, प्रकाश का
वर्ण विक्षेपण, वर्ण विक्षेपण क्या होता है? प्रकाश का वर्ण विक्षेपण। तो प्रकाश की किरण जब किसी प्रिज्म से गुजरती है तो वो कितने रंगों में बंट जाती है? जब प्रकाश की किरण किसी प्रिज्म से गुजरती है तो वो टोटल कितने रंगों में बंट जाती है? कितने बंट जाती है? 7 रंगों में बंट जाती है। कौन कौन सा? बैगनी, ठीक है, याद रखिएगा, कलर चेंज कर देता हूँ, ठीक है, बैगनी, आसमानी, ठीक है, नीला, हरा, पीला, ऑरेंज, इसे क्या बोलते हैं? नारंगी, और फिर ये आपका लास्ट वाला हो गया लाल, ठीक है। प्रकाश की किरण जब किसी प्रिज्म से गुजरती है तो वो क्या हो जाती है? वो 7 रंगों में विभक्त हो जाती है। उसे क्या बोलते हैं? उसे बोलते हैं प्रकाश का वर्ण विक्षेपण। अब एक पॉइंट और है, वर्णक्रम। वर्ण क्रम या फिर इसे बोलते हैं स्पेक्ट्रम, है ना? इसे क्या बोलते हैं? स्पेक्ट्रम। तो परावर्तित जब ये प्रकाश गुजरने के बाद जिन 7 पट्टियों में दिखाई देता है ना, इन पट्टियों को क्या बोलते हैं? इन्हें बोलते हैं वर्णक्रम। इन्हें क्या बोलते हैं? इन्हें बोलते हैं वर्णक्रम। अब एक पॉइंट और पूछ देगा, प्राथमिक रंग किसे कहते हैं? प्राथमिक रंग किसे कहते हैं? तो लाल, है ना, हरा, और फिर तीसरा नारंगी। लाल, हरा और नीला, सॉरी, है ना, लाल, हरे, नीले को क्या कहते हैं? प्राथमिक रंग कहते हैं। जबकि अगर हम बात करें द्वितीयक रंग के बारे में तो किसे कहते हैं? द्वितीयक रंग, है ना। तो द्वितीयक रंग कहते हैं मोरनी रंग को, पीला रंग को, है ना, मोरनी, मोर के जैसा, जैसे मोरनी का रंग होता है मोरनी रंग, पीला रंग, है ना, और एक होता है मैजेंटा, है ना, मैजेंटा। ये क्या है? इसे बोला जाता है द्वितीयक रंग। समझ गए? ये थे आपके कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट्स। एक पॉइंट आपका और बचा हुआ है सिलेबस में, वो आपको मैं आज ख़त्म करके आपका फिजिक्स पूरा कंप्लीट कर ही देता हूँ, ठीक है। ये है आपका मानव नेत्र। मानव नेत्र एक कैमरे की भांति काम करता है। इससे केवल 2 प्रश्न आते हैं मानव नेत्र से, है ना। मानव नेत्र की न्यूनतम दूरी कितनी होती है और मानव नेत्र की, है ना, क्या बोलते हैं, अधिकतम दूरी कितनी होती है। मतलब मानव कम से कम कितनी दूरी पर वस्तु को, मतलब कितना करीब लाके हम वस्तु के या शब्दों को साफ साफ पढ़ सकते हैं। तो 25 सेंटीमीटर याद रखेंगे। अधिकतम पूछेगा तो वो क्या होगा? आपका अनंत होगा। दोस्तों, आज आपका फिजिक्स का पूरा सिलेबस खत्म। अगर आपको लगता है कुछ छूटा है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए और मैं आपको वो सारा का सारा पॉइंट, अगर छूटा है तो जो छूटा है, आपको लग रहा है कि ये छूटा है, वो पॉइंट आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, मैं उसको भी पढ़ा दूंगा। मेरे हिसाब से कोई पॉइंट आपका छूटा नहीं है, सारे के सारा फिजिक्स का सिलेबस खत्म हो गया। और अगर आप PDF लेना चाहते हैं तो मैं आपको व्हाट्सअप नंबर नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। आप वहां से नंबर, आप व्हाट्सअप से जुड़िएगा, हमारे JDR स्टडी क्लासेस ग्रुप में ज्वाइन होइएगा और आपको क्या करना है, आपको सारा का सारा PDF मिल जाएगा, वो भी फ्री। आपको सारी की सारी जानकारी बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट दी जाती है, इसका कोई चार्ज आपसे नहीं लिया जाता। चाहे आप UP बोर्ड की कोई भी तैयारी कर रहे हैं, है ना, जैसे अगर आप 9, 10, 11, 12 का भी PDF आपको चाहिए वो भी अवेलेबल है। BSc का चाहिए, BCom का चाहिए या फिर MCom का चाहिए, वो सारे के सारे सिलेबस आपको फ्री में मिल जाएंगे। लेकिन उसके लिए सबसे पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, आप हमारा सपोर्ट कीजिए। हम आपका सपोर्ट पक्का करने वाले हैं और हम आपका सपोर्ट अभी भी कर रहे हैं। तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक का बटन दबाना ना भूलें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें। अभी इसके जस्ट बाद आपका आज जीव विज्ञान भी ख़त्म करने की कोशिश है, क्योंकि आज सुपर संडे है और सुपर संडे की तैयारी हम सुपर तरीके से करने वाले हैं। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।